यदि आप खुद का या फिर किसी और पर्सन का पैन कार्ड मंगवाने के लिए ऑनलाइन एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ के ही फॉर्म फिल करना है। अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं, गलत रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपका कभी भी पैन कार्ड जनरेट नहीं होगा। तो आज के इस नए वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल्स में जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप सफलतापूर्वक और सही अपना पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है ENPS। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा enps.nsdl.com। आपको इसी वाली वेबसाइट पे चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन होकर के आ चुकी है। देखिए यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में है। अब आप चाहते हैं हिंदी में करना तो हिंदी में भी कर सकते हैं। 2 लैंग्वेज अवेलेबल है, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल में मैं यहाँ पे इंग्लिश ही रहने दूंगा, दोबारा से इंग्लिश करूंगा तो इंग्लिश में हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है। अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऑनलाइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, वो ओपन होकर के आ चुका है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा है रजिस्टर विथ। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप अपने पैन कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ बैंक POP के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे अप्लीकेंट टाइप में यहाँ पे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हम चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं इसलिए हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको अलर्ट देखने को मिलेगा। देखिए यू हैव चूजन ए इनिशिएट ए रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए अभी आप कर देते ना और आगे बढ़ जाते तो कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन अभी क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट। इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया देखने को मिल रहा है, या बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है तो हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद से यहाँ पे अकाउंट टाइप, देखिए अकाउंट टाइप में Tier 1 बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है और आपको भी यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देखिए आपके डिपार्टमेंट के द्वारा एक स्लिप दी जाती है, नोटिस दिया जाता है, उसमें लिखा भी रहता है कि आपको Tier 1 के लिए ही अप्लाई करना है। अगर आपके नोटिफिकेशन में Tier 1 और 2 दोनों के लिए लिखा है तो आप कर सकते हैं। हालांकि दोनों में डिफरेंट क्या होता है, कब करना चाहिए रजिस्ट्रेशन, इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हाउ डिड यू हियर अबाउट NPS। आपने NPS के बारे में कहाँ से सुना है, ये यहाँ पे आपको बताना है। देखिए सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्या आपने फ्रेंड और फैमिली के माध्यम से सुना है, या फिर सोशल मीडिया हैंडल से सुना है, या फिर किसी न्यूज़पेपर मैगजीन से सुना है आपने, या टीवी रेडियो पे सुना है, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा या एप्स के द्वारा बताया गया है, या फिर यहाँ पे एम्प्लॉयर के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है तो एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए उसके बाद से यहाँ पे कैटेगरी में आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से आपको जो लागू होता है वही सेलेक्ट कीजिए। लागू होने का मतलब ये है कि देखिए अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट ऑटोनोमस बॉडी है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है आपके पास तो वो आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे इनके केस में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नौकरी है इनका, तो हम स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद से स्टेट अगर आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये भी चूज करना पड़ेगा कि किस स्टेट में आपकी नौकरी है। तो यहाँ पे हम बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। आपके केस में जो भी लागू होता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्च DDO बाय नेम रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए यहाँ पे एक DDO नंबर होता है। आप DDO नंबर आपको एक जो भी नोटिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से होता है, उसमें लिखा रहता है। देखिए जैसे कि ये एक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ही इनके केस में यहाँ पे DDO नंबर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे NSDL DDO कोड, इनको ये यूज करना है। इनके ऑफिस का ये है, डिपार्टमेंट का ये है। आपके केस में जो भी है वही यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। यहाँ पे गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो भी कोड है ना, ये एंटर करेंगे तो बाकी के सारे जो डिटेल्स है ऑटोमेटिक प्री फिल्ड हो जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम एंटर कर भी रहे हैं तो यहाँ पे सजेस्टेड में आ रहा है काफी सारा।
अब अगर हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये पूरा डिटेल्स है वो प्री फिल्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सारा कुछ ऑटोमेटिक फिल हो गया, हमको कुछ नहीं भरना है। लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे गलत सिलेक्शन कर लिया तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे केस में हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है और ये ऑटोमेटिक सारा कुछ फिल हो गया है। आपके केस में जो भी है वो एंटर करना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन। हालांकि यहाँ पे आधार कार्ड ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप वर्चुअल आईडी कार्ड देना चाहते हैं तो वर्चुअल आईडी कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद से जो 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके पास 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी नहीं है तो आप इसे जनरेट भी कर सकते हैं, जनरेट करके भी डाल सकते हैं, और या फिर आपके मोबाइल नंबर पे कोई SMS के माध्यम से पड़ा हुआ है आपके पास पहले से तो वो आप एंटर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑफलाइन KYC का ऑप्शन है, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, उनका मोबाइल नंबर तो था उनके पास लेकिन अभी गुम हो गया, या फिर लिंक ही नहीं है, या फिर उनका ईमेल आईडी भी लिंक वगैरह नहीं है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे ऑफलाइन KYC के माध्यम से वो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के सेंटर पे जाइए। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो मोबाइल नंबर अपडेट कराइए, उसके बाद से लगभग 24 घंटे के अंदर में ही अपडेट हो जाता है और उसके बाद से आप ये सारा प्रोसेस आप ऑनलाइन ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड के माध्यम से करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर अपना एंटर कर लिया है। उसके बाद से यहाँ पे जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा, देखिए उसके बाद से जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद से आपको कंटिन्यू कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके जो भी आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक OTP चला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे OTP एंटर करना है और उसके बाद से कंटिन्यू कर देना है। यदि आपके केस में OTP नहीं आया है तो आप दोबारा से रीजनरेट OTP करके नया OTP मंगा सकते हैं और नया वाला OTP एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। फ्रेंड्स अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन में पर्सनल डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी आपके केस में है। अब आपका नाम ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अप्लीकेंट ऑर्फन है यानी कि अनाथ है तो यहाँ पे यस करके उनका डिटेल देना है, और अनाथ नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा, आपके आधार कार्ड के हिसाब से जो भी डिटेल है वो सब कुछ आ चुका है। अब जेंडर आ चुका है। अब उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया में ही बर्थ हुआ है, कहीं बाहर हुआ है तो आप बाहर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन है। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको दे देना है, मैरिड, अनमैरिड, विडोअर जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अपने केस में जो भी लागू होता है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपका जो भी पैन कार्ड आएगा उस पे किसका नाम आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। यहाँ पे फादर्स नेम बाय डिफॉल्ट दिया है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मदर का नाम आए तो यहाँ पे आपको मदर्स नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे चेक बॉक्स पे सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भी एंटर कर लेना है। अब टेलीफोन नंबर आपके पास है तो एंटर कीजिए, अन्यथा यहाँ पे टेलीफोन में आप ऑप्शनल इसे छोड़ भी सकते हैं। अब उसके बाद से थोड़ा सा नीचे की साइड आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आइडेंटिटी डिटेल। अब इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे तो वो आपको फिल नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे पेन नंबर आपके पास है तो फिल कर लेना है। उसके बाद से आधार कार्ड का जो भी लास्ट का 4 डिजिट है वो एंटर कर लेना है। उसके बाद से पासपोर्ट अगर नहीं है तो नहीं करना है एंटर, और यहाँ पे वोटर ID कार्ड है तो करना है। यानी कि इनमें जो भी डिटेल्स दिए गए हैं वो आपके पास अवेलेबल है तो फिल कीजिए, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे साइड में आ जाएंगे, ऊपर की साइड देखने को मिलेगा फैमिली डिटेल्स। अब फैमिली डिटेल्स में आपको देखने को मिल रहा है फादर्स का डिटेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना फादर नेम एंटर कर लेना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है और लास्ट नेम एंटर करना है। अगर आपके केस में केवल एक ही नाम है तो एक ही एंटर करना है, और आपके केस में अगर 2 है मिडिल नहीं है तो मिडिल को खाली छोड़ देना है। अब उसके बाद से ठीक इस तरीके से ही यहाँ पे मदर्स का नाम देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे मदर का नाम आपको फिल कर लेना है। अब फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स बिल्कुल ठीक एंटर कर लिया है। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी प्रूफ वाला ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है।
और उसके बाद से ये जो कैलकुलेशन लिखा है, ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे देख लेना है। देखिए हमारे केस में 62 + 7 = पूछ रहा है कितना होगा, तो हम इसे जोड़ करके लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर किया जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्नॉलेजमेंट। अब यहाँ से आप इसे प्रिंट आउट करके सेव रख सकते हैं। देखिए ये नंबर है, ये आपका यूज आएगा। इसके बाद से जो प्रोसेस बाकी रह गया है इसका यूज करके ही आपको प्रोसेस करना है। और उसके बाद से यहाँ पे रिसीव डेट देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मैं इसको प्रिंट पे सेलेक्ट करके और डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से हमारी रिसिप्ट डाउनलोड हो चुकी है। आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ओके कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। देखिए इससे पहले हमने अभी भी पर्सनल डिटेल को फिल किया था। हालांकि पहले इस पे सेलेक्ट करके दोबारा से आप जा करके देख सकते हैं कि क्या क्या आपने फिल किया था। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको देखने को मिल रहा है टैक्स पेयर का ऑप्शन है। इसमें बाय डिफॉल्ट पहले से सेलेक्टेड है कि आप इंडिया के टैक्स पेयर हैं, कहीं बाहर के दूसरे कंट्री के नहीं है, विदेशी नहीं है। अब उसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप यूएस पर्सन है, तो भैया यूएस पर्सन नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट नो है। आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद से फैक्टा 1 में भी डिटेल्स आपका ऑटोमेटिक फिलेड है, इसमें आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। अब उसके बाद से सबसे नीचे की साइड आ जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। एक एक करके कर सकते हैं या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। देखिए हमने मोबाइल नंबर जो दिया था वो सेलेक्ट कर लिया है, ईमेल आईडी दिया था वो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद से यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सेंड मोबाइल ओटीपी। तो सबसे पहले तो मोबाइल का जो ओटीपी है वो चला गया है। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको मोबाइल पे जो ओटीपी मिला है वो एंटर करना है और उसके बाद से वेरीफाई कर लेना है। अगर नहीं मिला है तो आप रीजनरेट ओटीपी कर सकते हैं। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे सेंड ईमेल ओटीपी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पे ही हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये जो ईमेल आईडी आपने दिया था ना, इस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे मोबाइल पे जो ओटीपी गया था हमने एंटर कर लिया है। उसके बाद से वेरीफाई मोबाइल ओटीपी पे सेलेक्ट कर देंगे। देखिए ये वेरीफाई हो रहा है। अब ये वेरीफाइड लिख करके आ चुका है, यानी कि अब इस पे कुछ नहीं करना, ये वेरीफाई हो चुका है। अब ईमेल आईडी पे जो ओटीपी गया वो हम एंटर करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे ईमेल आईडी का भी ओटीपी आ चुका है, हमने एंटर कर लिया है। अब वेरीफाई ईमेल ओटीपी कर देंगे। देखिए ये भी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद से नीचे की साइड आएंगे तो आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा सारा कुछ। अब आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे सेलेक्ट कर देना है। और फ्रेंड्स अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक एंड अदर डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। अदर डिटेल्स में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनकम की रेंज क्या होने वाली है पर एनम। यहाँ पे मंथ की बात नहीं की जा रही है, आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट आपको कर लेना है जो भी है, अप टू 1 लाख रहने वाली है या फिर 1 से 5 लाख के बीच में रहने वाली है। देखिए ये आप अपने डिपार्टमेंट से कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी रेंज किस रेंज में रहने वाली है आपकी तनख्वाह। और हालांकि अभी तक आपको पता भी चल गया होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 से 5 लाख में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद से यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट इफ अप्लीकेबल। यहाँ पे पॉलिटिशियन के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है या फिर रिलेट करते हैं तो यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रहने देंगे। यहाँ पे रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है तो यहाँ पे यस कीजिए, डिटेल दीजिए, और नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। मैक्सिमम केस में नो ही रहता है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। अब उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का डिटेल देना है। अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल में देखिए मेंबरशिप नंबर, PPAN नंबर अगर आपको मिल चुका है, आपको पता है तो यहाँ पे एंटर कर लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको एंटर करना है, जो कि आपके नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ रहेगा, वो ही आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। देखिए कैलेंडर से चूज कर लीजिए, मैं कोई सा करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ईयर चेंज भी कर सकते हैं, देखिए अक्टूबर कर सकते हैं, मंथ चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसी महीने के कैलेंडर में चूज करके दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 17 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ये एग्जैक्ट डिटेल नहीं है, मैं यहाँ पे केवल फिल करके डेमो डिटेल आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको रिटायरमेंट का डेट है, तो रिटायरमेंट का डेट आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका जो लेटर मिला हुआ है उसमें रिटायरमेंट डेट पहले से लिख के नहीं आई हुई है तो 60 साल आप जोड़ सकते हैं, या फिर अपने डिपार्टमेंट से कंफर्म कर लीजिए कि आपको कितना रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम एजुकेशन लिख लेते हैं। आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा PAO और PRAO डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल है, इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे टायर 1 में बैंक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है। देखिए आपका जो भी बैंक डिटेल्स है वो करेंट है या सेविंग है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर एंटर कर लेना है। IFSC कोड यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो यहाँ पे लिख लीजिए।
और उसके बाद से बैंक का जो और डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमने IFSC कोड जैसे ही लिखा है ये ऑटोमेटिक डिटेल्स फेच कर लेगा। देखिए आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको पिन कोड एंटर कर लेना है। ये पिन कोड आपका वही एंटर करना है जहाँ पे आपका बैंक है और यहाँ पे स्टेट भी वही सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ भी सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद से देखिए असम हो गया है, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे इंडिया ऑटोमेटिक आ गया है और बैंक का MICR कोड ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद से आपका बैंक में आधार कार्ड लिंक है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं लिंक है तो यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स एंटर कर लिया है, उसके बाद से यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेव एंड प्रोसीड। देखिए यहाँ पे भी सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं और बैक भी जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में हम सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे स्कीम एंड नॉमिनेशन डिटेल आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे स्कीम में देखिए अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में इन डेप्थ जानकारी है तो सिलेक्शन बाय सब्सक्राइबर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्कीम रखना है इनमें से। और अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रख लेना है। डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक ही आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स भी लिखा हुआ है कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और कौन कौन सा यहाँ पे स्कीम आपको मिल रही है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स स्कीम की आ जाएगी ऑटोमेटिक ही। देखिए इनके केस में अभी के समय में ये स्कीम मिल रही है और इनके परसेंटेज ये है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका डिटेल्स और भी मिल जाएगा, नोट्स में आप पढ़ लीजिए। अब नॉमिनी डिटेल्स आपको एंटर कर लेना है। देखिए नॉमिनी में आपको जितने नॉमिनी ऐड करना है उतने यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक ही दिया हुआ है, एक का पूरा डिटेल्स यहाँ फिल करेंगे, बाद में एक और को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करके दूसरे नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा अगर आप और करना चाहते हैं तो और करिए, ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पे ऐड होते जा रहा है। अब बाद में अगर आपको नहीं चाहिए कि नहीं भैया ये तो गलती से ऑप्शन आ गया, आपको बस केवल एक या दो ही रखना है तो यहाँ पे रिमूव कर दीजिए। ये वाला जो नॉमिनी का डिटेल्स है ये हट गया। देखिए नॉमिनी 2 को हटाना है तो यहाँ पे रिमूव कर देंगे। देखिए अब केवल एक ही नॉमिनी फिल करने का ऑप्शन है, बाद में ऐड करके दोबारा से बढ़ा सकते हैं। अब नॉमिनी में फर्स्ट नेम नॉमिनी का क्या है वो लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और उसके बाद से यहाँ पे मेजर माइनर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मेजर माइनर है तो माइनर सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स उनका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कैलेंडर से क्या है नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करना आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद से यहाँ पे नॉमिनी की एज आपको लिख लेना है कि कितने ईयर है और उसके बाद से यहाँ पे रिलेशनशिप, रिलेशन क्या है, मदर है, फादर है या फिर अदर है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए और उसके बाद से यहाँ पे परसेंटेज कितना देना है शेयर, अगर एक ही है तो 100% आप दीजिएगा, अगर 3 है तो उनको कितना कितना परसेंट रखना है आप अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे गार्जियन, देखिए माइनर के केस में यहाँ पे गार्जियन का डिटेल भी फिल करना पड़ेगा। अब माइनर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं फिल करना है। अब उसके बाद से यहाँ पे आपका एड्रेस एंटर कर लेना है, जो भी नॉमिनी का एड्रेस है वही आपको एंटर करना है। देखिए परमानेंट एड्रेस, उनका पिन कोड है वो एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है उनका और यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद से यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे केस में हमने सारा डिटेल्स एंटर कर लिया है और हमने यहाँ पे 2 नॉमिनी ऐड किया है। एक तो नॉमिनी ऐड किया है तो इसमें ऑप्शन था कि अब ये रिलेशन में क्या लगता है जैसे कि मदर या फादर, और तीसरा अदर है। इसके अलावा आप किसी को ऐड करना चाहते हैं जैसे ब्रदर को करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे जैसे ही ऐड किया है अदर ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ गया है कि रिलेशन क्या है इनके साथ, तो हमने ब्रदर लिख दिया है। अब उसके बाद से यहाँ पे सबसे नीचे की साइड आ जाएंगे और सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स अगले इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे काफी लोगों को समस्या आती है। देखिए 4 टाइप के डॉक्यूमेंट है, इनमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको पैन कार्ड अपलोड करना होता है और उसके बाद से कैंसल चेक। जी हाँ फ्रेंड्स, कैंसल चेक में काफी लोगों को समस्या आती है, काफी लोगों के पास कैंसल चेक नहीं रहता है। और देखिए अगर कैंसल चेक नहीं है तो आप सबसे पहले तो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो भी बैंक है उससे, या फिर ऑफलाइन तरीके से ब्रांच में जाकर के विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं आने के बाद। लेकिन चेकबुक आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और आपको उससे पहले ही रजिस्ट्रेशन करना है, आपके डिपार्टमेंट के द्वारा बोल दिया गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उस बैंक का पासबुक लगा करके अपलोड करके भी ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पासबुक लगाने से पहले एक बार आप डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर दीजिए कि टाइम कम है और आपके पास चेकबुक नहीं है इसलिए आप अपलोड कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर आपका जो भी है वो अपलोड कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे चूज फाइल पे करना है और जिस भी फोल्डर में आपने रखा हुआ है
वो फोल्डर सेलेक्ट करना है और उसके बाद से यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे चूज कर लिए हैं। उसके बाद से क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, उसकी साइज क्या होनी चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए हालांकि आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे फाइल अपलोड करना है जो कि रीडेबल हो, कम से कम पढ़ने में आए। अब फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये जो भी फाइल हमने अपलोड किया है अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे जो आपका फोटो देखने को मिल रहा है इसे आप चेंज नहीं कर सकते अभी के समय में। आने वाले समय में अगर वेबसाइट पे कुछ नया अपडेट आता है और बाद में आप दोबारा फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं नया वीडियो बना दूंगा। हालांकि अभी के समय में ये ऑटोमेटिक आपका फोटो देखने को मिल रहा है जो कि आपके आधार कार्ड में फोटो अपडेट है वही फोटो आ चुका है। हालांकि यहाँ पे आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। देखिए सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये सिग्नेचर और फोटो आपको किस साइज में अपलोड करना है उसका फॉर्मेट का डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए फ्रेंड जैसे कि यहाँ पे हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। उसके बाद से एक बार आपको सेव करना है। सेव जैसे करेंगे तो ये आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाएगा, अन्यथा आपका जैसे कंफर्म करेंगे तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम सेव करेंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो सिग्नेचर है वो सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद से आपको कंफर्म कर देना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही आप कंफर्म करेंगे अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। इनको आपको भली भांति वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ एडिट करने की जरूरत है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको नेक्स्ट करने का ऑप्शन देखने को मिला। देखिए यहाँ पे जैसे एरो पे सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट लिखा हुआ है तो इस पे हम सेलेक्ट कर देंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अगला पेज कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ चुका है। इसको भी आपको वेरीफाई कर लेना है। सब एक एक करके आपको वेरीफाई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारा यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए एक बार पूछा जा रहा है। सभी को आप यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप एडिट भी कर सकते हैं। एक बार वेरीफाई करेंगे तो एक एक करके हम सब कर लेते हैं। सब नेक्स्ट करेंगे। देखिए एक एक करके सब पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट करते जाएंगे क्योंकि हमारे चूंकि कोई एरर नहीं है तो इसलिए हम नेक्स्ट करते जाएंगे। हालांकि यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है। देखिए क्लिक ऑन एडिट बटन टू मेक चेंजेज। आप यहाँ से क्लिक एडिट करके चेंज कर सकते हैं। तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, हम नेक्स्ट करते जाएंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्लेयर आपको करना है। देखिए डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आई वांट टू एनुअली ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट इन ईमेल ओनली। यदि आप एनुअल जो भी ट्रांजेक्शन है उसका स्टेटमेंट अपने ईमेल पे मंगवाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट रखना है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं भैया हमको तो फिजिकल मंगवाना है तो फिजिकल वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे आई वांट टू एनुअल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट इन ईमेल ओनली पे सेलेक्ट रहने देंगे और उसके बाद से कंफर्म कर देंगे। फ्रेंड्स अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। और उसके बाद से डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ई साइन। जी हाँ फ्रेंड्स इस पे आपको सेलेक्ट कर देना है। अब फ्रेंड्स अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ओटीपी के माध्यम से आप ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं या फिर ई साइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के माध्यम से करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल में हम ओटीपी ऑथेंटिकेशन ही रहने देंगे और इसके माध्यम से ही करेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे 69 + 1 कितना होता है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद से जनरेट ओटीपी कर देना है। जनरेट ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक अलर्ट एज रेगुलरली गाइडलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ओटीपी सेंड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर काइंडली इंश्योर हेयर एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे आपके ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। तो यहाँ पे इसलिए अलर्ट देखने को मिल रहा है, हम ओके कर देंगे। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे दो ऑप्शन। देखिए एक तो ईमेल आईडी ओटीपी, तो ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गया है वो आपको एंटर करना है और एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक फिर से कैप्चा आपको एंटर कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे सेलेक्ट कर देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है ईमेल आईडी पे नहीं या फिर इनमें से दोनों पे ही नहीं आया है तो आप यहाँ पे रीजनरेट ओटीपी करके दोबारा से ओटीपी मंगवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे हमने डिटेल्स एंटर कर लिया है और उसके बाद से यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद से अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटीपी ऑथेंटिकेशन पेपरलेस
ऑफ सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं OTP ऑथेंटिकेशन थ्रू ईमेल एंड मोबाइल नंबर कंप्लीटेड, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से फॉर्म डाउनलोड कर लिया है, आपको भी कुछ इस तरीके से ही फॉर्म मिल जाएगा। अब इस फॉर्म का आपको करना क्या है, आपको अपने डिपार्टमेंट में जमा कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो इतना ही करना है अभी के टाइम में। उसके बाद से जब ये फॉर्म आप अपने डिपार्टमेंट में जमा करवाएंगे, आपके DDO ऑफिस पे जाएगा तो वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। देखिए अगला स्टेप यहाँ पे वेरिफिकेशन का है, 5वां स्टेप। इसमें ये वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो ठीक है कि नहीं है, अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया है वो सही है कि नहीं है। और सब कुछ ठीक होने के बाद अगर सब कुछ सही है तो आपका 6 नंबर में ऑथराइजेशन होगा और उसके बाद से प्रान जनरेट होगा और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको प्रान नंबर भी मिल जाएगा और बाद में आपके फिजिकल प्रान कार्ड भी मिल जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि मैंने जल्दीबाजी में गलत डिटेल्स डाल दिया है, अपना रिटायरमेंट डेट गलत डाल दिया है, DDO नंबर गलत डाल दिया है या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तो इस केस में आपका ये रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। आपको फिजिकली या फिर ऑनलाइन कैंसिल इसे करवाना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से सही रजिस्ट्रेशन फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका प्रान जनरेट हो सकता है, उससे पहले आपका प्रान जनरेट नहीं होगा। तो आई होप कि इस वीडियो में काफ़ी सारे डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है या फिर किसी भी तरीके का एक्टिविटी हो गया है तो वो भी आप करेक्शन करवा सकते हैं, बिना कहीं गए ऑनलाइन ही करवा सकते हैं। इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं।